तो हाय गाइज, वेलकम है आप लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का जो इकोनॉमिक्स पेपर है, मेजर वन, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और आप लोगों का दो इकोनॉमिक्स होता है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आप लोगों को जो सेमेस्टर वन में पढ़ना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो आप लोगों का जो पेपर है वो 23 जुलाई का है, मेजर पेपर का। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जो इकोनॉमिक्स है मेजर पेपर उसका ला दीजिए वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। और इसमें 1 मार्क्स और 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का सभी क्वेश्चन है, यानी कि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से काफ़ी अच्छा नंबर ले ला सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को समझते चलना है। तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स जो है उसमें से फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यानी कि परिचय पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ के, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है, ये सभी जो अर्थशास्त्री हैं उसका परिचय पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। और यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है। और यूनिट 4 में रेवेन्यू एंड कॉस्ट कप्स, यानी कि ट्रेडिशन थ्योरी, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर सिलेबस पढ़े होंगे और काफ़ी बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिलेबस पढ़ना नहीं है क्योंकि आप लोगों का जो समय हो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर एक बार जो सिलेबस है वो देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी में भी मैं दिया हूँ, ठीक है। क्या नाम है पेपर का नाम, परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। और यह जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और समय जो रहेगा वो 3 घंटा रहेगा, ठीक है। एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 4 रहेगा, ठीक है। 6 दिया रहेगा, 4 बनाना रहता है, तो यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को 60 मार्क्स, ठीक है। और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ से 10 मार्क्स आप लोगों का मिल जाएगा और एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। आप लोगों का समय जो रहेगा वो 3 घंटा रहेगा, ठीक है। और 5 मार्क्स में कितना लिखना है, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मान लीजिए यहाँ पर एक कॉपी है, तो कॉपी में जो एक खड़ा पन्ना रहता है तो इधर भरवा देना है और कोशिश करना है कि इधर भी भरवाने का, ठीक है। यदि इधर नहीं भरता है तो यहाँ पर आधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को कोशिश करना है कि यहाँ पर एक पन्ना नहीं लिखे छोड़ना है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर 5 में यहाँ पर 2 या 2.5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर लिख देते हैं दोनों साइड में तो आप लोगों को 4 से 4.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग लिखते कैसे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो पूछ रहा है वहाँ पर लिखिए और फिर यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दे दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मेट से आप लोगों को लिखना है, हर एक क्वेश्चन में ही फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक है। इससे आप लोगों का क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 10 जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, इसे हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो सभी को पता है एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म और बाजार से, यानी कि जो छोटे अर्थशास्त्र होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर होता है उसी को यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम किससे संबंधित है। तो उपभोग से, ठीक है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम है वो उपभोग से संबंधित है, ठीक है। और काफ़ी बच्चे जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने इंग्लिश मीडियम का है। मैं इसका जो नोट है वो आप लोगों को इंग्लिश में दे दूंगा, ठीक है। और किसी को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9301483451 इसमें आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पर 1 रुपये नहीं लगने वाला है, तो ये बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। और किसी बच्चे यहाँ पर कॉल नहीं करना है, बस व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूँगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मांग का नियम किस संबंध को बताता है। तो जो मांग के नियम है वो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, ठीक है। यानी कि कीमत बढ़ेगा तो यहाँ पर मांग घट जाएगा और यहाँ पर मांग बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो संबंध है, मांग का नियम यही बताता है कि यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पर गेहूँ है, गेहूँ का कीमत बढ़ जाता है तो उसका मांग ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर जो मांग बढ़ेगा तो यहाँ पर कीमत भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये संबंध बताता है मांग का नियम। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता का वक्र क्या दर्शाता है। तो समान संतुष्टि देने वाले वस्तुओं का संयोजन, ठीक है। जो उदासीनता का वक्र होता है वो मान लीजिए समान जो संतुष्टि देता है, ठीक है,
उस वस्तु का यहाँ पर संयोजन दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के मुख्य साधन कौन से हैं? तो सभी को पता है भूमि है, श्रम है और पूंजी और उद्यमी होना चाहिए उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम किस अवधि से संबंधित है? तो अल्पकाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल आय का सूत्र क्या होता है? तो कुल आय इज इक्वल टू कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। ठीक है, यानी कितना क्वांटिटी है और कितना प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुल आय आ जाएगा, यानी कि टोटल इनकम कितना है ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीमांत लागत क्या है? तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की अतिरिक्त लागत। ठीक है, जो यहाँ पर जो होता है एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की अतिरिक्त जो लागत होता है उसी को यहाँ पर सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु है, किसी वस्तु से मान लीजिए एक प्यासा आदमी है। ठीक है, उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगा है, तो वह शुरू जो गिलास पिएगा उससे उसको बहुत अधिक यहाँ पर क्या मिलेगा? उपयोगिता मिलेगा। ठीक है, जब वह दूसरे गिलास में पिएगा पानी तो उसको कम उपयोगिता मिलेगा, तीसरा मिलेगा तो उससे भी कम मिलेगा, और जो चौथा पिएगा वो शायद उसको वहाँ पर उपयोगिता ना दे सके। ठीक है, यही होता है उपयोगिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत का अर्थ क्या है? तो अवसर लागत क्या होता है? छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य। ठीक है, अवसर लागत का यही अर्थ होता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन था 10 था जो, वो सभी का यहाँ पर आंसर कर दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। और मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा और 1 नंबर का यहीं से आएगा, 1 नंबर का कहीं से भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 10 में से आएगा। लेकिन जो 5 मार्क्स का है और जो 15 मार्क्स का है यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आप लोगों का 5 मार्क्स का है, 5 में 2 जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 यहीं से आप लोग का आएगा। ठीक है, 2 नहीं तो एक यहाँ पर पक्का आने वाला है, श्योर मान लीजिए कि एक आप लोग का यहीं से आने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% यही टकरेगा, ये मैं केस किया हूँ बस। ठीक है, और जो 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का जो 8 क्वेश्चन है VVI, उसमें से आप लोगों के यहाँ पर 3 से 4 देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा ये इसका जो फॉर्मेट है अलग तरीका से पूछ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कि सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें अंतर पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मांग की लोच का अर्थ एवं इसके प्रकार बताइए। चौथा है कि उत्पादन के साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा है कि कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में अंतर बताइए। ठीक है, जो कुल आय है, औसत आय है और सीमांत आय है, तीनों में यहाँ पर अंतर पूछ रहा है। इसका आंसर मैं नीचे दिया हूँ, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए तथा इसके क्षेत्र और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नया था इसको आप मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, देख लिए क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर कुछ मैं VVI टॉपिक भी लाया हूँ, यदि आप इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर 5 VVI टॉपिक है: सीमांत उपयोगिता का नियम, उदासीनता वक्र और उपभोक्ता संतुलन, मांग का नियम और मांग की लोच, परिवर्तनशील अनुपात का नियम और लागत की विभिन्न अवधारणाएं। ये 5 टॉपिक भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, यदि समय बचता है तो 5 टॉपिक भी पढ़ लीजिए। आप लोगों को इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग यहाँ पर 60 नंबर से कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, 75 में 60 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है यदि आप इतना सबको पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, तो चलिए पहला 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझते चलना है, यहाँ पर रट्टा नहीं लगाना है, याद नहीं करना है किसी प्रकार से, तो आप लोग समझते चलिए। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। इसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक वस्तु और एक बाजार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो, वो यहाँ पर छोटे स्तर पर अध्ययन करता है, जैसे एक व्यक्ति हो गया, एक फर्म हो गया, एक वस्तु हो गया या एक बाजार हो गया। ये छोटे यहाँ पर अध्ययन, छोटे जो इकाई होते हैं उसको अध्ययन करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ गए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? जो छोटे इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे बाजार, फर्म, वस्तु, ये सभी जो हो गया वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का उदाहरण हो गया। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। समझ गए कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है और छोटे स्तर पर अध्ययन करता है, और जो माइक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो संपूर्ण पूरी अर्थव्यवस्था है वो सभी का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति हो गया, ये सभी जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, शॉर्ट में देख लीजिए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था का छोटा भाग होता है और समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो है वो निष्कर्ष नहीं लिख पाया हूँ मैं, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन में लिख दीजिएगा कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो अर्थव्यवस्था का छोटे इकाई है जिसमें छोटे स्तरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा निष्कर्ष में आप लोगों को। ठीक है, आप लोग अपने से लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताया हूँ वही लिख सकते हैं, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम की व्याख्या कीजिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। ठीक है, मैं अभी बताया कि जो सीमांत उपयोगिता है क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्यासा व्यक्ति है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, इसको बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा है। इसको बहुत ज़ोर से प्यास लग रहा है तो क्या करेगा, जाएगा पानी मांगेगा, इसको 1 गिलास देंगे पानी। ठीक है, 1 गिलास पानी यहाँ पर देंगे तो इसको शायद उतना इसको बहुत संतुष्टि मिलेगा, थोड़ा सा पेट भरेगा। फिर इसको फिर दूसरा गिलास मांगेगा तो यह जो पहला गिलास है, पहला गिलास से मिलने वाला संतुष्टि दूसरे गिलास से मिलने वाली संतुष्टि की तुलना में कम रहेगा। ठीक है, संतुष्टि तो देगा लेकिन यह जो है पहले से कम देगा। ठीक है, अब ये तीसरा गिलास मांगता है तो तीसरा भी इसको कम देगा, दूसरा से कम देगा तीसरा, और चौथा जो गिलास है वो शायद इसको संतुष्टि ना भी दे पाए। ठीक है, संतुष्टि ना भी दे पाए तो इसी को बता रहा है यहाँ पर कि जो सीमांत उपयोगिता जो ह्रास का नियम है यह बताता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लगातार किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, जैसे पर पानी का उपभोग कर रहा है, पानी पी रहा है, तो इसको प्रत्येक जो एक अगली इकाई है, प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कम होते जाती है। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिए, यदि किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है तो पहली रोटी उसे बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी थोड़ी कम और तीसरी रोटी उसे भी कम संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ठीक है, हालांकि यह जो है इसका जो है अपवाद भी इसमें लगता है। ठीक है, आप लोगों को अपवाद नहीं पढ़ना है। तो अपवाद ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो गरीब है। ठीक है, तो उसको आप जितना भी सोना देंगे, जितना भी धन देंगे वो लेते रहेगा। ठीक है, उसको जो सीमांत उपयोगिता है वो कभी नहीं घटेगा, तो यही इसका अपवाद है। ठीक है, तो किस किस मामले में यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे धन हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, ये सभी में जो है वो नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मांग की लोच का अर्थ एवं इसके प्रकार बताइए। तो मांग की लोच क्या है, तो किसी वस्तु की कीमत आय या दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग होने वाला परिवर्तन मांग की लोच का प्रमुख, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मांग का लोच की प्रकार है। यहाँ पर देख लीजिए कि जो मांग का लोच है उसका क्या अर्थ है कि किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, आय या दूसरी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन को मांग का लोच कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मांग का प्रकार है, मांग के लोच का क्या कौन कौन प्रकार है, तो पहला है कीमत लोच, यानी कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि कीमत में जब परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है आय लोच, आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन। तीसरा जो है पार लोच, यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए निष्कर्ष है कि मांग की लोच यह बताती है कि किसी परिवर्तन के कारण मांग कितना बदलती है। ठीक है, यानी कि कोई परिवर्तन हो रहा है, जिससे यहाँ पर कीमत में, आय में परिवर्तन हो रहा है या पार लोच में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना जो मांग है वो मांग कितना प्रभावित हो रहा है, कितना मांग बदल रहा है, उसी को मांग का लोच कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्पादन के साधन, सॉरी, उत्पादन के साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्पादन के लिए जिन साधनों का आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन साधन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रमुख साधन क्या क्या है, भूमि है। सबसे पहले आप लोगों को उत्पादन करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है। तो प्राकृतिक से प्राप्त सभी साधन जैसे जमीन हो गया, जल हो गया, जंगल हो गया, खनिज हो गया, ये सभी जो है भूमि में आते हैं। ठीक है, भूमि मिलने के बाद दूसरा चाहिए श्रम, आप लोगों को मजदूर चाहिए। तो उत्पादन के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य, ठीक है, श्रम हो गया। तीसरा क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए आप लोगों को खेती करने के लिए या औजार खरीदने के लिए। तो उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीन, औजार, भवन और धन के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए आप लोगों को कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। ठीक है, यानी उत्पादन करने के लिए। चौथा क्या है, उद्यमी,
जो उत्पादन के साधनों को मिलाकर उत्पादन करता है और जोखिम उठाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर उद्यमी कहा गया है। पांचवा क्या है क्वेश्चन कि कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में अंतर बताइए। ठीक है, तो कुल आय यानी कि टोटल, पर क्या है आय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी मैं भुला गया हूँ, सॉरी इसके लिए। तो कुल आय, ठीक है, वस्तु की कुल बिक्री से प्राप्त आय को कुल आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है, वस्तु से जो प्राप्त होता है उसका आय से प्राप्त कुल आय को यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी, वस्तु की कुल बिक्री से, जो वस्तु को जितना बिक्री होता है उससे प्राप्त आय को कुल आय कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, कुल आय बराबर कीमत प्लस बेची गई मात्रा। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर सूत्र क्या है कि कुल आय इज इक्वल टू कीमत मल्टीप्लाई बेची गई मात्रा, यानी कि कीमत से जितना भी वहाँ पर वस्तु बेचा गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कुल आय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है औसत आय, प्रति इकाई वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, औसत आय इक्वल टू कुल आय डिवाइडेड बाई मात्रा। ठीक है, और तीसरा क्या है, सीमांत आय। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई वस्तु बेचने से कुल आय में होने वाले अतिरिक्त वृद्धि को सीमांत आय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टी आर इक्वल टू क्या होता है, कुल बिक्री की आय, ए आर क्या होता है, प्रति इकाई आय, और एम आर क्या है, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से मिलने वाली अतिरिक्त आय। ठीक है, तो गाइज आप लोगों का ये रहा 5 मार्क्स का VVI क्वेश्चन और आंसर। शायद आपको ये आंसर अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से अपना आंसर खुद तैयार कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों का सेमेस्टर 1, 2, 3 जितना भी आप लोग हैं सभी का मैं तैयारी करवाता हूँ बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और इसका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो अगली पार्ट बना दूँ। यदि आप लोग चाहें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका पार्ट 2 चाहिए तो, और यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। इसका जो PDF है मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बस आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है, मेरा नंबर बता दिया हूँ ऊपर में। ठीक है, आप लोग कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूँगा इसका PDF। ठीक है गाइज, तो आप लोग देख सकते हैं मैं आंसर तैयार कर दिया हूँ, बस आप लोगों के यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना व्हाट्सअप में बोलिएगा, मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और एक बात और बता दे रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि किसी विषय की तैयारी नहीं हुआ है, किसी और विषय की चाहते हैं तैयारी करवाना, तब उस सब्जेक्ट का नाम बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस सब्जेक्ट का भी वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पर कमेंट कर देना है कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो और कौन सा यूनिवर्सिटी का चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ का भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं यहाँ पर दे सकूँ, बता सकूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।